हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं एक बार फिर आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे पिछले क्लास में, जिसमें हम लोग पोटेंशियल के बारे में हम लोग ने पढ़ा हुआ था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था। तो बेसिकली आपको हमने ये भी बताया था कि ये जो हमारा जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो पूरी तरह से स्केलर क्वांटिटीज का पार्ट है। इस मतलब इस चैप्टर में हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे या जो भी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, वो सब स्केलर क्वांटिटी होंगे, इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसलिए हमको साधारण जो बीजगणित की विधियां हैं उसी का उपयोग करके इसका जोड़ घटाव करना है। इसलिए आपको ये थोड़ा सा चैप्टर पिछले चैप्टर की तुलना में ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि इसमें हमको वेक्टर अलजेब्रा का यूज नहीं मिलेगा। बट इसमें कैलकुलस का यूज हमको जरूर मिलेगा। कैलकुलस का इसमें भरपूर उपयोग हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा पीछे वाले जो भी हमने थोड़ा पढ़ा हुआ था उसको थोड़ा सा फटाफट रिकैप करते हैं। कि जैसे कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर किसी इंफिनिटी से किसी चार्ज को ला करके रखने में, यूनिट चार्ज को ला करके रखने में जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को हम लोग इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं। यानी पोटेंशियल क्या हो गया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी प्रति एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य जो होता है उस बिंदु पर विभव कहा जाता है। और उसको भी से हम सूचित करते हैं, और भी बराबर होता है 1 अपॉन। और सर यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे पहले लिख ले, भी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से, तो अगर हम भी को लिखे तो यहाँ पर लिख सकते हैं W/Q0। ठीक है, और फिर हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला था कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर P एक पॉइंट है और यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला था 1/4πε0 Q/r। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला देख चुके हैं पिछले क्लास में कि इस ये हमारा पोटेंशियल का डिफिनेशन हो गया, V इक्वल टू W/Q, यानी यूनिट चार्ज पर लगने वाला, यूनिट चार्ज पर किया जाने वाला कार्य। ठीक है, प्रति एकांक आवेश पर किया जाने वाला कार्य, और फिर पॉइंट चार्ज के कारण ये हमारा पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 Q/r। तो क्लियरली यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। यानी जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी, पोटेंशियल का मान जो होगा वो घटेगा। हम लोगों ने कंपेयर भी किया हुआ था कि जैसे अगर हम सपोज करो कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालें, तो वो आता है 1/4πε0 और Q/r²। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि E जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, और भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल की तुलना में ज्यादा तेजी से घटता है। दूरी के अनुसार दूरी दोनों घट रहे हैं क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट क्या है कि स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा तेजी से, पोटेंशियल की तुलना में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा तेजी से घटेगा। जैसे कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़े, दूरी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा अलग अलग पॉइंट्स पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा तेजी से घटेगा और पोटेंशियल थोड़ा धीमी गति से घटेगा। ये हम लोग देख चुके थे। हम लोगों ने साथ साथ एक रिलेशन भी निकाला हुआ था कि E इज इक्वल टू -dV/dr। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसको कई जगह हम लोग इसको यूज करेंगे। तो E इज इक्वल टू -dV/dr ये रिलेशन भी निकाला था। और इसके बारे में उन्होंने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यानी विद्युतीय क्षेत्र जो है वो निगेटिव विभव प्रवणता के बराबर होती है किसी भी बिंदु पर। डेट मीन्स कि अगर किसी बिंदु पर हमको पोटेंशियल विभव का मान पहले से मालूम है, तो उस बिंदु पर हम उसको अगर पोटेंशियल के जो जो भी वैल्यू है उसको डिफ्रेंशिएट कर दे, तो उस बिंदु पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मान निकाला था पिछले क्लास के वीडियो में। हमने यहाँ तक इस सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, और थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे यूनिट चार्ज के कारण, ये पॉइंट चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, लेकिन अगर बहुत सारे चार्जेज हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस।
यानी बहुत सारे आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर पोटेंशियल का मान निकालना हो तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर सपोज करो कि एक चार्ज यहाँ पे हो गया, इसका नाम देते हैं प्लस Q1, एक चार्ज यहाँ पे हो गया, इसका नाम देते हैं प्लस Q2, एक चार्ज यहाँ पे हो गया, इसका नाम देते हैं प्लस Q3, और एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब अलग अलग चार्जेज है, और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो आसानी से हम इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम देख लेते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना होगा। इसके डिस्टेंस को हम लोग लिख लेते हैं R1, इसके डिस्टेंस को R2 और इसके डिस्टेंस को R3। तो अब P पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल लिखना है, ठीक है, तो बिंदु P पर लिख सकते हैं, बिंदु P पर कुल विभव, ठीक है, बिंदु P पर कुल विभव या नेट विभव में लिख सकते हैं। तो विभव कुल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू, तो पहले चार्ज के कारण पोटेंशियल, फिर दूसरे चार्ज के कारण पोटेंशियल, फिर तीसरे चार्ज के कारण पोटेंशियल, और इसी तरह से अगर और भी चार्ज हो तो उसको हम लोग Vn तक, यानी जितने भी चार्ज हो सबके पोटेंशियल का वहां पर सिंपली ऐड कर देंगे स्केलर क्वांटिटी की तरह। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करेंगे तो फॉर्मूला अगर इसके लिए लिखें तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम इसको ऐड करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q3/R3। इसमें हम कमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, क्योंकि सब में ये कमन है, तो यह हमारा रिजल्ट हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। ऐसे सिंपली जितने भी चार्ज होंगे सबके लिए Qn/Rn तक इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आसानी से हम लोग इसको यहाँ पर स्केलर के रूप में सिंपल अलजेब्रा के विधियों द्वारा इसको हम जोड़ सकते हैं, और हमने जोड़ लिया। अगर यही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फिर हम वहां पर उसका डायरेक्शन भी देखते कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव चार्ज है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए तब हम उसको नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। बट यहाँ पे चूंकि स्केलर है, इससे सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे तो नेट विभव हमारा निकल जाएगा। तो बहुत सारे चार्जेस के कारण कुल विभव निकालने का हमारा ये तरीका होता है। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे मान लो कि एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर का यहाँ पे चार ये कॉर्नर होगा, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये 2 माइक्रोकुलम का चार्ज है, यहाँ पे -2 माइक्रोकुलम का है, ठीक है, यहाँ पर 2 माइक्रोकुलम है, और फिर यहाँ पर -2 माइक्रोकुलम का चार्ज है, ठीक है। और अगर कहा जाए कि हाँ इसके सेंटर पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, तो ये जैसे इसका एक डायगोनल ले लिए, एक डायगोनल ये ले लिए, ठीक है, और ये डायगोनल जहाँ पे कट करेंगे वो उसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया वो, ठीक है। अब इसका साइड मान लेते हैं कि ये साइड जो है वो 1 मीटर का है, 1 मीटर, ठीक है, तो स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होंगे, 1 मीटर ये भी, 1 मीटर ये भी, और 1 मीटर ये भी, ठीक है। अब ये 1 मीटर साइड होगा, और यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो डेट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, यानी डायगोनल का हाफ हो जाएगा। तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका एक नाम देते हैं इस स्क्वायर का A, ये नाम दे दिए B, ये C और ये D, ये इसका नाम हो गया। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और यूज करके आसानी से हम डायगोनल निकाल सकते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो इन ट्रायंगल त्रिभुज में ADC ट्रायंगल हो गया, तो इस ट्रायंगल में ये हमारा सपोज करो कि लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण जो होगा वो क्या है, AC है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स की √, हो जाएगा 2। तो इसलिए ये हमारा AC का यहाँ से यहाँ तक हो गया √2। तो हम इसका हाफ निकालना है, A से O तक का डिस्टेंस निकालना है। तो A से O का डिस्टेंस का मतलब है कि AC का आधा, तो AC का मतलब हो गया √2/2, डेट मीन्स की 1/√2 मीटर हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि √2/2, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 मीटर हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये यहाँ से मतलब यहाँ तक 1/√2, डेट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि A से O तक का डिस्टेंस
इज इक्वल टू ओ से सी तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ से डी तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ से बी तक का डिस्टेंस, और सभी डिस्टेंस हो जाएगा 1/√2 मीटर। तो ये अब हमारा डिस्टेंस निकल गया। तो अब अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो सिंपली क्या कर देंगे, सबके कारण पोटेंशियल को हम वहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंदु ओ पर नेट विभव, इसे लिखेंगे बिंदु ओ पर कुल विभव। ठीक है, तो कुल विभव का मान क्या हो जाएगा, ओ पर कुल विभव, तो V बराबर, तो ए के कारण विभव यानी V यहाँ पे तो यहाँ पर लिखेंगे VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। ठीक है, तो ये सबके कारण विभव हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, VA का मान, तो वन फॉर्मूला अगर लिखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर A का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस हो गया 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से VB का, तो B पर कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया -2 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि अगर आवेश प्लस में होगा तो प्लस में वैल्यू रखेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में जरूर रखेंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ प्लस माइनस रखेंगे। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो उसमें क्या अंतर होता था कि प्लस का मतलब होगा कि डायरेक्शन बाहर की तरफ, नेगेटिव है मतलब कि डायरेक्शन अंदर की तरफ, वहाँ माइनस प्लस हम यूज नहीं करते थे। ठीक है, वहाँ माइनस प्लस का मतलब उसके डायरेक्शन से लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस जो भी होगा वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस हमारा 1/√2 का फिर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से फिर VC, तो VC का फिर मान रखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम्ब, और ये हो जाएगा 1/√2 का फिर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट VD के कारण, तो -2 माइक्रोकूलम्ब अपॉन 1/√2 का स्क्वायर। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स जो कॉमन है उसको थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 2 माइक्रोकूलम भी कॉमन है। ठीक है, तो 2 माइक्रोकूलम भी लिख सकते हैं, तो 2 माइक्रोकूलम भी कॉमन ले लेते हैं, 2 माइक्रोकूलम। तो अब यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 माइक्रोकूलम निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन निकल गया, तो ये 1/√2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, और ये बट्टे का बटा तो ऐसे पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा ये, तो यहाँ पे बच जाएगा हमको 2, यहाँ से 2 निकल गया तो माइनस बचेगा, और ये फिर ये भी ऊपर पलटेगा तो -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमको मिल जाएगा +2, और फिर यहाँ पर हमको मिल जाएगा -2। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये माइनस प्लस, ठीक है, तो ये -2 से +2, फिर ये -2 से +2, ये सब कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 0, और 0 से फिर इसमें गुना होगा तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 पोटेंशियल। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को चाहे तो बिना डिस्टेंस निकाले भी इसको बना सकते थे, सिंपली ये फॉर्मूला रख देते और डिस्टेंस की जगह पर वो रख देते, तो डिस्टेंस तो सबका इक्वल ही है, तो ऐसे भी ये कट जाता, हमको उसकी जरूरत नहीं थी। बट ये डिस्टेंस हमने इससे निकाला ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप डिस्टेंस इस तरह से यूज कर सके, इस तरह से डिस्टेंस को आप निकाल सके। ठीक है, तो इसलिए हमने ये इसमें डिस्टेंस को निकाला हमने। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन बिंदु ओ पर, यानी फिगर में ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु ओ पर कुल विभव ज्ञात करें। ठीक है, बिंदुओं पर कुल विभव ज्ञात करें, ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसमें हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के अलावा अगर सपोज कीजिए कि सर्कल हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो कि ऐसे एक सर्कल दे हो गया। ठीक है, ऐसे, अब इस सर्कल का जैसे यहाँ पे सेंटर हो गया। ठीक है, ये सेंटर हो गया ओ, और बहुत सारे चार्जेज हैं, जैसे एक चार्ज यहाँ पे, ये, और चूंकि सर्कल है तो ये सभी डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा, तो ऐसे हम दिखाते हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे चार्जेज हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये ओ सेंटर हो गया उसका, और इस पे सब अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ पे चार्ज है, जैसे इसका इसका हम यहाँ मान लेते हैं +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे मान लेते हैं कि -3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे मान लेते हैं कि +5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे मान लो +8 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे +4 माइक्रोकूलम,
तो ऐसे चार्जेस हैं, और ये हमारा बीच का सेंटर हो गया, और इसका सर्कल का जो रेडियस है, वो सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर। ठीक है, तो रेडियस 0.2 मीटर हो गया, तो डेट मीन्स कि इस सेंटर से ये जितने भी चार्जेस है सबका डिस्टेंस इक्वल हो गया। तो डिस्टेंस सबका इक्वल है, चार्ज का वैल्यू अलग अलग है। और अब कहा जाए इस क्वेश्चन में कि बिंदु ओ पर कुल पोटेंशियल ज्ञात करें, यानी क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ओ पर कुल विभव ज्ञात करें। ठीक है, तो बिंदु ओ पर अगर कुल विभव ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा, हमारे पास बिंदु ओ पर कुल विभव निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जितने भी पोटेंशियल है, तो सभी पोटेंशियल, सब जितने भी चार्जेस है सबके कारण जो पोटेंशियल होगा, उसमें तो एक तो कॉमन फॉर्मूला हमारा है ही। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपन R। तो इसमें देखोगे तो सब में ये वाला चीज कॉमन है, R भी कॉमन है। ठीक है, R भी कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, बस अंतर क्या है कि बस क्यू कॉमन नहीं, क्यू का वैल्यू सबका अलग अलग है। तो क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं पहले ही। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बटे डिस्टेंस हमारा कितना 0.2। अब इसको बाहर कर लिए, अब बाकी क्या बच गया, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 माइक्रोकुलम, यहाँ से सी छूट गया, तो 2 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 माइक्रोकुलम। फिर उसके बाद से -3 है, तो -3 माइक्रोकुलम। फिर उसके बाद से +5 माइक्रोकुलम। ठीक है, फिर उसके बाद से +8 माइक्रोकुलम। ठीक है, फिर उसके बाद से -10 माइक्रोकुलम। फिर उसके बाद से +2 माइक्रोकुलम। फिर -3 माइक्रोकुलम, और फिर +4 माइक्रोकुलम। ठीक है, अब इन सबको जो है हम ऐड कर देंगे, और इसकी वैल्यू रख लेंगे 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा यहाँ पर 0.2। और इसको अब आप ऐड कर लो। ठीक है, तो 2 माइक्रोकुलम और +5 7 हो जाएगा, 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 और फिर 2 17 हो जाएगा, 17 और फिर ये 4 हो जाएगा 21, तो 21 माइक्रोकुलम। और माइनस में कितना हो जाएगा 3 और 10 13, 13 और 3 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 माइक्रोकुलम। ठीक है, अब इस प्रकार से आप 9 × 10⁹ ये हो गया 0.2, और ये 21 में से 16 निकल गया तो 5 माइक्रोकुलम, तो 5 माइक्रोकुलम डेट मीन्स 10⁻⁻6। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट में पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 9×5 = 45। ठीक है, और बटे 0.2 और इंटू 9 में से 6 निकल गया तो 10⁻³ वोल्ट। अब इसमें 0.2 तो इसको लिख सकते हैं 45/2, और ये हो जाएगा 10⁻⁻1, तो यहाँ पे अपॉन 10 हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो तो 22.5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट हमको वो बिंदु पर टोटल पोटेंशियल का मान निकल जाएगा। तो सिंपल है बिल्कुल, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए आसानी से बस डिस्टेंस को यहाँ पे कॉमन ले लिए, 1/4 पाई कॉमन ले लिए, बाकी बच गया चार्ज, बस चार्ज को हमने सम कर दिया और उसका फिर वैल्यू निकाल लिया पुट करके, और फिर हमने पोटेंशियल का मान निकाल लिया। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन पोटेंशियल पर बहुत सारे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें 2 चार्ज 3 चार्ज 4 चार्ज भी दे देते हैं, स्क्वायर के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में, या ऐसे सर्कल के रूप में, और नेट पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे आप यूज करके आसानी से पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ही ये टॉपिक है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि जैसे पानी पानी की बूंदे हैं, ठीक है ना, चार्ज, वो आवेशित है, पानी की आवेशित बूंदे हैं, छोटी छोटी बूंदे हैं, और मिल करके एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। ठीक है, अब बड़ी बूंद बना ली तो पूछा जाता है कि तो जो बड़ा बड़ा बूंद बना उस पे पहले की तुलना में उस पर आवेश कितना हो गया, उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, अगर छोटी छोटी बूंदों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था तो बड़ी बूंद पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, छोटी बूंदों पर पोटेंशियल इतना था तो बड़ी बूंद पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं इसमें। तो उसको कहेंगे हम लोग कोलेसेंस कोलेसेंस of charged
लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट्स मतलब हो गया कि छोटी बूंदे। ठीक है, ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप बड़ी बूंद और ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी बूंदे। तो आवेशित द्रव की छोटी छोटी बूंदों का कोलेसेंस यानी उसका कोलैप्स होना, मिल जाना और मिल करके बड़ी बूंद का निर्माण कर लेना। जैसे कि छोटी छोटी ये बूंदे हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे एक से जैसे ये छोटी छोटी बूंदे, जैसे ये हो गया, कुछ बूंदे बना रहे हैं। ठीक है, और ये सभी आवेशित है। ठीक है, और ये आवेशित बूंदे मिल करके एक बड़ा बूंद ऐसे बना लेता है। ठीक है, एक बड़ा बूंद बना लिया, तो ये भी आवेशित है। ठीक है, और ये भी जो है वो आवेशित है। ठीक है, यानी उसी का आवेश इस पे आ गया, ये बड़ा बूंद बन गया। ठीक है, तो आवेशित हो, ये भी आवेशित है। अब हमको बताना है कि जैसे अगर छोटी बूंद है तो मिलकर के बड़ी बूंद बनाती है, तो उस केस में क्या होगा। जैसे अगर सपोज कर छोटी बूंद है तो इसका प्रत्येक पर हम आवेश जो है वो मान लेते हैं कि सब पर इक्वल आवेश है, बराबर बराबर आवेश, अलग अलग आवेश हम नहीं मानते, बराबर बराबर आवेश, क्योंकि सभी समान आकार की बूंदे हैं। ठीक है, तो एन जो है माना कि यहाँ पे लिख सकते हैं, माना कि समान, ठीक है ना, समान आकार की एन आवेशित आवेशित बूंदे हैं। ठीक है, और प्रत्येक पर क्यू आवेश है। ठीक है, यानी प्रत्येक बिंदु पर ये प्रत्येक जो बूंद है उस पर क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर टोटल एन बूंदे हैं, तो जो टोटल इसका आवेश होगा वो एन क्यू होगा, और एन क्यू जो होगा वो बड़े बूंद के आवेश का होगा, तो बड़े बूंद का आवेश मान लेते हैं कैपिटल क्यू है। ये बड़े बूंद पर आवेश हो गया कैपिटल क्यू। तो बड़े बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, एन क्यू के बराबर। डेट मीन्स कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू बराबर एन इंटू क्यू। ठीक है, तो ये हमको एक चीज मिला यहाँ से कि Q बराबर एन इंटू क्यू, बड़े बूंद पर इतना आवेश है। अब नेक्स्ट देखो, अब चूंकि ये छोटी बूंदे ही मिलकर के बड़ी बूंद बना रही है, तो बड़े बूंद का वॉल्यूम जो आकार होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। तो जितने भी छोटी बूंदों का जो वॉल्यूम होगा, एक बूंद का वॉल्यूम, उसमें सारी बूंदों के से संख्या से गुना कर देंगे, तो टोटल बूंद का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, और वही जो होगा वो बड़े बूंद के आयतन के बराबर होना चाहिए। डेट मीन्स की आकार को अगर हम देखें तो एन इंटू, अब ये बूंदे जो होती है तो गोलाकार होती है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। अब स्मॉल आर जो है वो प्रत्येक बूंद की त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एन जो हो गया वो बूंदों की कुल संख्या हो गई, स्मॉल आर जो हो गया प्रत्येक छोटी बूंदों की त्रिज्या हो गई। ठीक है, और ये जो होगा वो किसके, बड़े बूंद के, तो बड़े बूंद का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यू। अब बड़े बूंद की जो त्रिज्या वो कैपिटल आर है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग स्मॉल आर, प्रत्येक, यहाँ लिखते हैं प्रत्येक छोटी बूंदों की त्रिज्या। ठीक है, और कैपिटल आर जो हो गया वो हो गया बड़े बूंद की त्रिज्या। ये बड़े बूंद की त्रिज्या हो गई कैपिटल आर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से हम आर का मान अगर निकाले, देखो तो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, उसको यहाँ देख लेते हैं। तो इधर हो गया एन आर क्यू, और ये हो जाएगा आर क्यू। तो अब इधर से अगर हम निकालें आर का मान, तो आर का मान निकालेंगे तो ये जो पावर में 3 है इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो डेट मीन्स एन का पावर 1/3 और आर का पावर 3 है और उसका पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आर बराबर लिख सकते हैं एन का पावर 1/3 और आर का पावर जो हो जाएगा बस आर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बड़े बूंद की जो त्रिज्या होगी वो छोटे बूंद की त्रिज्या से एन का पावर 1/3 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब एन जो हो गया वो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हो गया, बूंदों की संख्या हो गई, छोटी बूंदों की संख्या, और जितना होगा उसके हिसाब से उसकी त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। तो यहाँ से एक तो बड़े बूंद पर आवेश निकल गया, दूसरे बड़े बूंद पर बड़े बूंद की त्रिज्या निकल गई। अब चलो अब इसमें हम नेक्स्ट अब देखते हैं। अब इसमें एक नंबर हमारा जो जो जिसको हमको निकालना है, तो पहला पॉइंट हम क्या लेते हैं, बड़े बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, बड़े बूंद का बड़े बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व।
पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए फॉर्मूला उन्होंने क्या पढ़ा था, Q/4πr²। ऐसे निकालते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को, सिग्मा से डिनोट करते हैं। और कैसे निकालते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। ठीक है, तो जो टोटल आवेश है उसमें हम उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तो Q अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो Q बड़े बूंद पर निकालिए, अच्छे ध्यान रखना, इससे बड़े बूंद पर आवेश का जो वैल्यू है वो कैपिटल Q लिखा गया, और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बूंद का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो इसमें हम लोग कैपिटल R का यूज किया है, क्योंकि बड़े बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं और बड़े बूंद पर आवेश ले रहे हैं, और बड़े बूंद का ही हमको पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना भी है। ठीक है, तो Q, तो कैपिटल Q बराबर भी हमने क्या पढ़ा, N × Q, और यहाँ पे 4π, और कैपिटल R के जगह पर हमने क्या पढ़ा, अभी निकाला हम लोग ने, n का पावर 1/3 और R, और इसका स्क्वायर है तो पावर में स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो n बटे, अब n का पावर देखो ये पावर में 2 है, तो 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो n का पावर हो जाएगा 2/3। ठीक है, और फिर ये बचेगा यहाँ पे Q 4π, और ये R का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो R²। अब यहाँ पे n के पावर में से ये n, ऊपर में n जो है उसका पावर 1 है, और नीचे जो है 2/3 है, तो ऊपर जाकर के 2/3 माइनस हो जाएगा, और ये हो गया Q/4πr²। अब इसको समझना अच्छे से, Q/4πr² क्या है। Q जो हो गया सिमिलर बिल्कुल जैसे ये हमने लिखा हुआ, Q हो गया छोटे बूंद पर आवेश, और 4πr², यहाँ पे देखो R को ध्यान दो, तो R जो होगा वो छोटे बूंद की त्रिज्या है, तो ये छोटे बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो छोटे बूंद पर आवेश बटे छोटे बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या निकलेगा, छोटे बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये छोटे बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे छोटे बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको माइनस कर दो, तो n का पावर कितना हो जाएगा, 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये हो गया छोटे बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो उसको हम लोग सिग्मा डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर सिग्मा डैश। ठीक है, इतना, यानी छोटे बूंद के पृष्ठीय आवेश घनत्व का n का पावर 1/3 गुना अधिक हो जाएगा बड़े बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यानी इसमें क्वेश्चन में जैसे दिया रहता है कि 27 द्रव की छोटी छोटी बूंदे हैं, ठीक है, और उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना है, तो मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, तो सिंपली ये n की जगह पर 27 रख देंगे, और उसको सॉल्व करेंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान हमारा आसानी से निकल जाएगा। जैसे देखो अभी जैसे एग्जाम्पल जो बताए इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना, 27 बूंदे हैं तो 27 और उसका पावर 1/3, और उसका मान लो कि पृष्ठीय आवेश घनत्व दे दिया है कुछ भी 2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ऐसे दे दिया, या 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, तो जो भी यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व दे दिया, तो क्या करेंगे, अब 27 को लिख सकते हैं, 3 × 9 9 × 27, तो 3 का पावर 3, और फिर उसका पावर 1/3, और ये हो गया 2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 × 2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, तो 3 दूना 6 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। डेट मीन्स कि अगर 27 छोटी छोटी बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है, जिसमें कि प्रत्येक का पृष्ठीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर हो, तो जो बड़ा बूंद बनेगा उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी उसका 3 गुना बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी द्रव बूंदें होंगी उसके हिसाब से पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होगा वो बहुत ही इस तरह से कैलकुलेट करके, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और बहुत ही आसानी से आप ये निकाल सकते हैं। अभी जब हम लोग 2-3 चीज में और भी निकालने हैं, और जब निकालेंगे तो लास्ट में हम सिमिलरिटी देखेंगे कि आप आसानी से फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सब में देखो n का पावर 1/3, तो किसी में 2/3 भी आएगा, किसी में 1/3 भी आएगा, तो आपको एक में चेंज होगा, बाकी सब में सेम रहता है। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। अभी हम लोग फिर दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट ये पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। अब फिर हम लोग तीसरा निकालते हैं इसमें, सर दूसरा हमारा निकल जाएगा इसका विद्युतीय क्षेत्र, बड़े बूंद का विद्युतीय क्षेत्र, उसके पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो विद्युतीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0। ठीक है, इन्हें लिखते हैं 1/4πε0,
और फिर उसके बाद से Q बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो Q बटे आर स्क्वायर ये विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया। उसके पृष्ठ पर निकलना है तो इसलिए हम लोग कैपिटल आर का यूज कर रहे हैं और उस पर आवेश हो गया Q, ठीक है। अब ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q को लिख सकते हैं N इंटू क्यू, और R को अभी हम लोगों ने क्या लिखा, R का पावर 1/, सॉरी R का पावर नहीं, यहाँ पे N का पावर 1/3 और गुने R, और इसका स्क्वायर है तो फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल जैसे पिछले वाले में हम कैलकुलेशन किया था इसको भी कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं N का पावर हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा नीचे में, और ये बाकी जो बचा उसको हम लोग अलग लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बच गया यहाँ पर और यहाँ बच गया आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको n का पावर 1 में से फिर n का पावर 2/3 माइनस करेंगे, तो जैसे पिछले में हमने माइनस किया था तो आया था 1/3, तो यहाँ पर भी हमको n का पावर 1/3 ही आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये क्या मिला हमको, तो ये इसमें देखोगे तो इसमें देखो ऊपर में आवेश हो गया स्मॉल क्यू और नीचे में त्रिज्या हो गई छोटा आर जो है, दैट मीन्स की छोटे बूंद की त्रिज्या हो गई। तो छोटे बूंद पर आवेश और छोटे बूंद की त्रिज्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये छोटे बूंद पर विद्युतीय क्षेत्र का मान हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि छोटे बूंद पर विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये छोटे बूंद पर विद्युतीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। तो इस तरह से जो बड़े बूंद पर विद्युतीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, छोटे बूंद पर विद्युतीय क्षेत्र का n का पावर 1/3 गुना, यानी जो भी बूंदों की संख्या होगी उसका पावर 1/3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो छोटे बूंद पर ये बड़े बूंद का विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होगा वो इसमें गुना करने से ये मान हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र के लिए होगा। अब तीसरा हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल के लिए, विभव के लिए, कि बड़े बूंद पर विभव कितना होगा, ठीक है। तो बड़े बूंद पर विभव, तो उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चलो, बड़े बूंद पर विभव, बड़े बूंद पर विभव, तो बड़े बूंद पर विभव का मान, तो विभव के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसी फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पर हो जाएगा NQ, और R की जगह पर क्या हो जाएगा, n का पावर 1/3 इंटू R, और इसमें कहीं स्क्वायर वगैरह नहीं है तो इसको सिंपल रखेंगे, स्क्वायर वगैरह भी नहीं करेंगे। अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर n का पावर 1/3, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। तो अब n में से ये माइनस हो जाएगा, n का पावर 1 माइनस 1/3, और ये क्या मिला हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, ये क्या है, तो ये छोटे बूंद पर आवेश है और ये छोटे बूंद की त्रिज्या, डेट मीन्स की प्रत्येक छोटे बूंद पर ये विभव का मान हो गया, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक छोटे बूंद पर विभव, ये प्रत्येक छोटे बूंद पर विभव का मान हो जाएगा। अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 1/3, तो हो जाएगा n का पावर 2/3, और ये यहाँ पर लिख लेंगे प्रत्येक छोटे बूंदों पर विभव, ठीक है। तो ये हमारा बड़े बूंद पर विभव के लिए ये फॉर्मूला निकल जाएगा, यानी प्रत्येक छोटे बूंदों पर विभव में n का पावर 2/3, ठीक है, से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़े बूंद पर विभव निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने बड़े बूंद पर विद्युतीय क्षेत्र निकाला और बड़े बूंद पर विभव भी निकाला। अब एक और चीज है कैपेसिटेंस, ठीक है, धारिता, ठीक है, कि बड़े बूंद पर धारिता कितनी हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, उसको भी निकालना। हालांकि कैपेसिटेंस अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन बस हम लोग यहाँ पर उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, आगे चल करके हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पूरा विधिवत पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस। तो ये हमारा 4 नंबर पॉइंट हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस यानी बड़े बूंद की धारिता, से लिखते हैं बड़े बूंद की धारिता। अब धारिता कैसा, आवेश की धारिता, यानी वो जो बड़ा बूंद होगा उस पर कितना आवेश रखा जा सकता है मैक्सिमम, उसी को उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। तो धारिता के लिए फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बटे V, आवेश बटे विभव से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखो लिखेंगे तो Q का हो जाएगा N इंटू Q,
और v के लिए अभी हम लोगों ने कुछ निकाला हुआ था। v के लिए क्या निकाला था? v के लिए हमारा मान आया था n का पावर 2/3 और छोटे बूंद का विभव, छोटे बूंद का विभव, यही हमारा अभी निकल के आया था, जैसे अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस में देखा यहाँ पर। ठीक है, तो v बराबर n का पावर 2/3 और प्रत्येक छोटे बूंदों का विभव। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, n का पावर 2/3 छोटे बूंद का विभव। ठीक है, तो यहाँ अगर हम करें तो n का पावर ये n बट्टे n का पावर 2/3, तो इसको थोड़ा सा हम एक के साथ लिख लेते हैं यहाँ पे, n का पावर 1 और -2/3, और ये हो जाएगा q बट्टे छोटे बूंद पर विभव। तो ये भी विभव ही है, छोटे बूंद पर विभव है, तो आवेश बट्टे विभव, तो आवेश बट्टे विभव क्या हो जाएगा? धारिता। आवेश बट्टे विभव को धारिता कहते हैं। ठीक है, तो n का पावर ये हो जाएगा 1/3 और ये हो गया छोटे बूंदों की धारिता, छोटे लिख सकते हैं, छोटे बूंदों की धारिता। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर बड़े बूंद की धारिता जो है वो छोटे बूंदों की धारिता में n का पावर 1/3 से गुना कर देंगे तो बड़े बूंद की धारिता हमारी निकल जाएगी। यानी अगर धारिता दी गई, जैसे सपोज करो कि अगर क्वेश्चन कहा जाए कि n जो है यानी संख्या जो है वो 125 है, यानी 125 बूंदे हैं। ठीक है, और 125 बूंदे और प्रत्येक बूंदों की जो धारिता है c, तो c का जो मान है वो मान लेते हैं कि 2 नैनो फैराड है। ठीक है, 2 नैनो फैराड ये उसकी धारिता हो गई, 2 नैनो फैराड है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? तो बड़े बूंद की धारिता को सी डैश अगर हम यहाँ मान लें तो सी डैश बराबर क्या होगा? n का पावर 1/3 और इंटू छोटे बूंद की धारिता, तो छोटे बूंद की धारिता जो 2 नैनो फैराड है। ठीक है, अब यहाँ पर n की जगह पर क्या रखेंगे? 125। ठीक है, 125 का पावर 1/3 और ये हो गया 2 नैनो फैराड। ठीक है, तो यहाँ से अगर धारिता का मान निकाले तो 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और बट्टे 1/3, क्योंकि 5 का पावर 3 करेंगे तो 50 25 25 25 125 हो जाएगा, तो 5 का पावर 3 लिख सकते हैं और इस प्रकार से 2 नैनो फराड। इसमें n का जो मान आता है ना, कभी भी संख्या उसी तरह की दी रहती है, उसी तरह की दी जाती है क्वेश्चन में, जिससे कि इसका आसानी से आप क्यूब रूट कर सके। ठीक है, इस तरह से वो संख्या दिया जाता है ताकि आप वो 3 से 3 जरूर कट जाए। तो अब आपको थोड़ा सा वो याद रखना पड़ेगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 नैनो फैराड। तो बड़े बूंद की जो धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी 10 नैनो फैराड। तो इस प्रकार से आसानी से आप निकाल सकते हैं बड़े बूंद की धारिता 10 नैनो फैराड होगी। तो इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन इस पर दिया था, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। और अगर आप देखोगे तो हमने इसमें 4 चीजें निकाली। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 4 चीजें निकाली। तो एक पहला पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में भी ये जो हमारा मान आ रहा है, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व में यहाँ देखते हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में ये जो हमारा मान आ रहा है, तो इसमें देखोगे n का पावर 1/3 है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व में। और फिर उसके बाद से आगे चलो, तो फिर यहाँ देखते हैं विद्युतीय क्षेत्र, इसमें भी n का पावर 1/3 है। ठीक है, विभव, विभव जो है एक ऐसा, इसमें n का पावर 2/3 है। ठीक है, बाकी अगर फिर आगे चलो कैपेसिटर्स में भी देखो, तो फिर कैपेसिटर में भी n का पावर 1/3 है। यानी 3 चीजों में बिल्कुल समान है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, विद्युतीय क्षेत्र और कैपेसिटेंस यानी धारिता, इसमें n का पावर 1/3 है। बाकी जो एक विभव है उसी में n का पावर 2/3 है, तो वो बस एक डिफरेंट है, बाकी सबके लिए सेम है। तो बस ये n का पावर 1/3 याद रखना है, विभव के लिए 2/3 याद रखना है। बाकी तो जो धारिता है तो उसके धारिता से गुना करना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा तो छोटे बूंद के पृष्ठीय आवेश घनत्व से गुना करना है, और आसानी से हमारा आपको ये याद भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राय 1 नंबर का या 2 नंबर का हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये हमारा टॉपिक था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को अब पढ़ना है, जैसे नेक्स्ट क्लास पिछले जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालते थे डाइपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव, याद होगा आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव निकालना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव हमको निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र निकाल चुके हैं पिछले क्लासों में,
चाहिएगा देखिएगा पीछे के वीडियो में, तो विद्युतीय क्षेत्र बहुत विस्तृत हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर उसी तरह से हम लोग को विद्युत विभव का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा डाइपोल समझ लेते हैं। ऐसे डाइपोल के बारे में तो पीछे पढ़े हुए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार हम आपको बता देते हैं कि दो आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसमें दोनों आवेशों का परिमाण जो है वो बराबर और उसकी प्रकृति अलग अलग हो और एक दूसरे से काफी क्लोज हो, काफी निकट हो, तो इस तरह से जो निकाय बनता है उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एक माइनस क्यू आवेश हो गया, एक प्लस क्यू आवेश हो गया, और दोनों के बीच की दूरी को जो है बहुत ही स्मॉल होता है, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग 12 से दिखाते हैं, 12 से, ठीक है। और इसका एक डाइपोल मोमेंट यानी माइनस आवेश से प्लस आवेश की दिशा में एक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, उसकी दिशा होती है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डाइपोल के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि डाइपोल जो हमारा कितना शक्तिशाली है, कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, वो हम डाइपोल मोमेंट से निकालते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 12, यानी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, इसी के गुणनफल को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 12 और इसकी दिशा जो होती है माइनस आवेश से प्लस Q आवेश की तरफ होती है, ठीक है। तो ये हमारा डाइपोल के बारे में एक ब्रीफ हो गया। इस डाइपोल के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालना है, जो कि नंबर ऑफ चार्जेस के कारण जो हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला है जोड़ करके, वैसे ही बिल्कुल सेम मेथड है कि अगर किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक आवेश है तो उसके कारण हमको पोटेंशियल निकालना है। तो उस पोटेंशियल निकालने का जो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग आवेशों का विद्युतीय विभव निकाल करके उसका सम कर देते हैं। तो उसी मेथड का उपयोग करके यहाँ पर भी हम लोग विद्युतीय विभव का मान निकालेंगे डाइपोल के कारण, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसको थोड़ा सा इसको इस करेंगे, और हम लोग इसमें भी दो तीन केसेज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला हम लोग केस ले लेते हैं ऑन द पहला केस द्विध्रुव के अक्ष पर, ठीक है, द्विध्रुव के अक्ष पर हमको विद्युतीय विभव का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग एक द्विध्रुव बनाते हैं, ये हमारा मान लो कि द्विध्रुव हो गया और ये उसका अक्ष हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये रखा हुआ है, और इसका नाम देते हैं ए, ये हो गया हमारा बी, इस पे आवेश हो गया माइनस क्यू और इस पर आवेश हो गया प्लस क्यू, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी जो है वो 2L है, ठीक है। तो एक द्विध्रुव जैसे अभी हमने बताया था, तो ऐसे एक हमारा द्विध्रुव हो गया, तो बीच की दूरी 2L हो गई, और ये द्विध्रुव अक्ष हो गया। और इस द्विध्रुव के अक्ष पर इस डाइपोल का एक मध्य बिंदु है, डाइपोल का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि O है। तो मध्य बिंदु O हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L हो जाएगी। और इस डाइपोल के मध्य बिंदु O से हम R दूरी पर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मान लो कि R दूरी पर, R दूरी यहाँ पे आ गया, तो R दूरी पर P एक बिंदु हम लेते हैं, ठीक है। अब ये P बिंदु जो है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, यानी P बिंदु पर हमको विद्युतीय विभव का मान निकालना है, ठीक है। तो P बिंदु पर विद्युतीय विभव हमारा कैसे निकलेगा? तो क्या करते हैं कि प्लस पहले चूंकि किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का उपयोग करते हैं। तो P बिंदु पर दो आवेश है, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश है, क्योंकि डाइपोल में दो आवेश होते हैं। तो इस आवेश के कारण पहले विभव निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे, और फिर दोनों का हम सम कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, तो नेट विभव हमारा P पर निकल जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण भी प्लस क्यू, ठीक है। ये भी प्लस क्यू नीचे लिखने का मतलब है कि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश हो गया क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दूरी जो लेंगे वो यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से तो दूरी कोई दी नहीं गई है, ठीक है। तो ये दूरी दी गई है, ओ से पी तक की दूरी आर दी गई है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है एल है। तो हम ये कर सकते हैं कि इस आर में से एल को माइनस कर दे, तो ये वाली दूरी हमारी निकल जाएगी। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये हमारी दूरी हो जाएगी आर माइनस एल, और इसमें दिशा से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम लोग कहीं इसमें दिशा का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि विभव जो है वो एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकला। इसी प्रकार से माइनस आवेश आवेश के कारण, तो तथा यहाँ पर लिख लेते हैं ये भी माइनस, सॉरी, भी माइनस क्यू,
तो ये फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस क्यू आवेश है तो आवेश की जगह पर माइनस क्यू, क्योंकि पहले ही बताया कि विभव है, अदिश राशि है, तो इसमें आवेश जो प्लस में होगा प्लस में रखेंगे, जो माइनस में होगा माइनस में रखेंगे। और इसके कारण अब दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए क्या करेंगे, तो ये दूरी r है और इसमें l ये प्लस कर देंगे तो ये टोटल दूरी निकल जाएगी, तो ये दूरी हो जाएगी r प्लस l। ठीक है, तो ये हमारा विभव, तो ये दोनों आवेश से कारण निकल गया, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु बिंदु P पर कुल विभव। तो बिंदु P पर कुल विभव का मान क्या हो जाएगा, तो दोनों का सम हो जाएगा V बराबर V प्लस क्यू और प्लस V माइनस क्यू। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम जोड़ते हैं, V इज इक्वल टू V प्लस क्यू और V माइनस क्यू दोनों में देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है और Q भी कॉमन है, तो दोनों में से हम ये कॉमन ले लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/r माइनस एल, और यहाँ पे बच जाएगा 1/r प्लस एल, और बीच में प्लस है लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ गुना हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन नहीं लिया तो माइनस हो जाएगा, और ये सॉरी यहाँ ये नहीं रहेगा, और ये हो जाएगा 1/r प्लस एल। अब इसको हम लोग सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको जोड़ना है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि आर माइनस एल और आर प्लस एल या ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो उसी तरह से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये टर्म यहाँ पे चला जाएगा तो आर प्लस एल, और माइनस ये यहाँ पे जाएगा तो आर प्लस एल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आर से आर कैंसिल हो गया तो एल प्लस एल 12 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q और ये L प्लस एल तो ये हो जाएगा 2L, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और एल Q इंटू 2L को अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं, तो P/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं P बराबर हो जाता है Q इंटू 2L, डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब ये ये भी का जो मान आया वो इतना आ गया, तो अब इसमें क्या है कि हम लोग आदर्श जो भी निकालते हो आदर्श द्विध्रुव के लिए निकालते हैं, और आदर्श द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट जब आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं इसके पहले भी, तो आदर्श द्विध्रुव कब कहा जाएगा, तो जब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो और आवेश का परिमाण बहुत बड़ा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे आदर्श द्विध्रुव। तो जब दूरी ये बहुत ही कम होगी तो इसकी तुलना में ये वाली दूरी तो बहुत अधिक हो जाएगी, जो आर की जो दूरी है, तो डेट मीन्स की आर का जो मान होगा वो एल की तुलना में बहुत अधिक होगा, तो या ऐसे कह सकते हैं उल्टा कि आर की तुलना में एल का जो मान होगा बहुत ही कम हो जाएगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इफ मतलब द्विध्रुव आदर्श द्विध्रुव के लिए ऐसे आदर्श द्विध्रुव हेतु, तो आदर्श द्विध्रुव तो क्या लिख सकते हैं कि एल जो होगा वो वेरी वेरी स्मॉलर देन आर। ठीक है, तो एल का मान बहुत कम होने के कारण हम एल को नेग्लिजिबल मान के वहीं पे ड्रॉप आउट कर देंगे, तो एल को अगर ड्रॉप आउट कर देंगे तो इस तरह से भी का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा P/r स्क्वायर, और एल को छोड़ देंगे तो ये हमारा एक्सिस पर विद्युतीय विभव का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसके पहले क्या था वो सिर्फ आर था, तो डाइपोल के कारण आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ये। ठीक है, तो ये चीज रहा, ये द्विध्रुव के अक्ष पे रहा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग द्विध्रुव के निरक्ष पे क्या होगा, इसका बी नंबर केस यानी दूसरा केस हम लोग देखते हैं थोड़ा सा द्विध्रुव के अक्ष पे। ठीक है, द्विध्रुव के निरक्ष पे तो यहाँ पर लिख सकते हैं द्विध्रुव के विषुवतीय, ऐसे भी लिखते हैं विषुवतीय रेखा पर या निरक्ष पर भी उसको कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में। तो जैसे अब उसके लिए क्या करते हैं, एक फिगर यहाँ ड्रॉ करते हैं, जैसे एक हमारा डाइपोल हो गया, ये हमारा माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, और ये हो गया मध्य बिंदु O, इसका नाम देते हैं A, ये हो गया नाम B, और इस मध्य बिंदु से देखो यहाँ से हमारा एक ये हमारी निरक्षीय रेखा हो गई। निरक्षीय रेखा का मतलब हो गया कि जो बिल्कुल
उसके लंब समद्विभाजक रेखा पर हो, ठीक है, यानी बिल्कुल बीचों बीच होकर के गुजरे, उसको निरक्षीय रेखा कहेंगे। तो इस निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर P एक बिंदु है, यहाँ पर P एक बिंदु है, ठीक है। पहले क्या था कि वो बिंदु इधर था, इसके अक्ष पे था, अब क्या है कि इसके निरक्ष पे ऐसे है। तो अब इस P बिंदु पर हमको विद्युतीय विभव का मान इस पूरे डायपोल के कारण निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से अब दूरी देखो, चूंकि आवेश के कारण ही तो विभव निकालेंगे, तो आवेश हमारा यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है और दूरी तो यहाँ से दी गई है, लेकिन दूरी तो हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसकी दूरी को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं और यहाँ से इसकी दूरी को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये दूरी ए से पी और ये दूरी बी से पी, ठीक है। तो और ये चूंकि डाइपोल की जो टोटल लंबाई है वो होती है 2l, यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई 2l। तो ये आधी दूरी हो जाएगी l और ये भी आधी दूरी हो जाएगी l, ठीक है। अब चाहे तो हम इसकी दूरी को भी निकाल सकते हैं, इसकी दूरी को अगर लिखना चाहे तो ये आधार को l मान लिए, लंब को r मान लिए, तो ये जो कर्ण हो जाएगा √l² प्लस r², और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं r² प्लस l², ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, बिना दूरी निकाले भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बिंदु P पर विभव निकालते हैं, तो बिंदु P पर हम लिख सकते हैं, बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण यानी V प्लस Q का मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q, और दूरी प्लस Q आवेश यहाँ पे, और दूरी यहाँ से क्या है B से P तक की दूरी, तो B से P तक की दूरी तो हम BP ही लिख करके चलते हैं, हालांकि इसका मान भी रख सकते हैं लेकिन BP लिख करके चल रहे हैं, ठीक है। तथा अब माइनस Q आवेश के कारण तो V माइनस Q, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दूरी A से P तक है, तो ये माइनस Q, और ये दूरी हो गई ए से पी तक। अब यहाँ पे भी देखो जो आवेश प्लस में उसको प्लस में रखे और जो आवेश माइनस में उसको हमने माइनस में रखा है, ठीक है। तो इसलिए बिंदु P पर कुल विभव, ठीक है, तो बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, तो कुल विभव V बराबर सम कर देते हैं V प्लस Q और फिर प्लस V माइनस Q, ठीक है। तो दोनों में देखो कुछ चीजें कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना, और दोनों में Q भी कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचेगा, तो 1/BP, और ये जो माइनस है ये प्लस के जगह पे आ जाएगा, और ये फिर हो जाएगा 1/AP। अब यहाँ ध्यान से देखो, चूंकि B से P तक की जो दूरी है वो A से P तक की दूरी के बराबर है, यानी जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये भी है, सेम है। तो सेम है तो देखो ये दोनों जब दूरी बराबर होगी और माइनस होगा तो इस तरह से V का मान यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, V = 0। डेट मीन्स की इक्वेटोरियल प्लेन पे विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। डेट इज जितना काम इसके कारण किया गया वर्क और इसके कारण किया गया वर्क दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो कैंसिल आउट कर दिए, तो नेट जो विभव हो गया वो हमारा 0 हो गया। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर विभव 0 होता है, जबकि एक्सियल पर जो होता है वो 0 नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक और, ये तो हो गया विषुवतीय रेखा पर और अक्षीय रेखा पर हमने दो चीजों को देख लिया, लेकिन इसमें एक और पॉइंट अभी हमारा निकलेगा। तो उसमें क्या होगा कि हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हैं और किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर विभव का मान निकाल सकते हैं, और उसमें लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स का उपयोग करके हम लोग विभव का मान निकालेंगे, और साथ साथ इस पर कुछ हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम समझ रहे हैं कि थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर उसको भी पढ़ेंगे तो और लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज का क्लास यहीं पर लोग समाप्त करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार दो बार देखिए, एक बार समझ नहीं आता है तो दूसरी बार देखिए चला चला करके। और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा हो या लग रहा हो कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है या कुछ भी अगर आपको सुझाव है या कमेंट्स है तो जरूर हमें कमेंट्स में लिख करके बताइए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।